जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम MPGK का ये चौथा वीडियो है। ये जो हमने सीरीज शुरू की है 28 अप्रैल को होने वाली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अत्यंत रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम जिसमें MP से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है निश्चित रूप से उसमें उपयोगी होगी। इस सीरीज का ये फोर्थ वीडियो है जिसको आप सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है हमें, तो कंटिन्यू रखा जाएगा इस सीरीज को। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन से संबंधित सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। हम वीडियो ज़्यादा लंबे इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि एक ही कंटेंट को लंबा खींचना, जानबूझ के उसे लंबा करना कंटेंट को और बच्चे का टाइम खराब करना, ये हमारे यहाँ तो नहीं होता है ना। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट में हमने देखा है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल हैं जिनमें एक ही टॉपिक को 2-2 3-3 घंटे पढ़ाया जा रहा है, जहाँ से क्वेश्चन ना आता है ना आया है पहले, उसको भी सिर्फ इसलिए खींचा जाता है ताकि ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उस समय का और व्यूज आते रहते हैं, तो इसलिए यूट्यूब वाले क्या करते हैं, उस टॉपिक को ना लंबा खींच देते हैं। हम ऐसा यहाँ नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि ये कंटेंट अगर आपकी परीक्षा में सहयोगी उपयोगी है, सहयोग करेगा उसको आपको सफल होने में, अगर ये कंटेंट हेल्प करता है तो ही हम उसे पढ़ाते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले हम आपसे हमेशा ही कहते आए हैं कि अगर आपको इस कंटेंट की ज़रूरत है तभी आप वीडियो देखिएगा, वरना आप अपना समय वेस्ट मत कीजिएगा ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें वो कंटेंट पढ़ना है जो उपयोगी है और जो परीक्षा में सहायक होगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में जो हमें देखना है, तो इसको कुछ इस प्रकार से देखेंगे हम कि इसे 3 भागों में बांट कर देखेंगे: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा, सरणी और पूर्वी पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश में हम देखेंगे मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, है ना, और रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। वहीं साथ ही हम सतपुड़ा मेकल श्रेणी को आज देखने वाले हैं और बघेलखंड के पठार को भी आज ही देखेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक बार दोबारा से आप समझेंगे। देखो, मध्य प्रदेश के उत्तर में आएंगे, अब जब आप इस साइड उत्तर में आएंगे ना यहाँ पे, तो ये आपको देखने को मिलेगा मध्य भारत का पठार। ये यहाँ पे मालवा का पठार मिलेगा जो कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन में सबसे बड़ा भाग है। ये नर्मदा घाटी है यहाँ पे और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे ये रीवा पन्ना का पठार है और ये बुंदेलखंड का पठार है। यहाँ पर ये बघेलखंड का पठार है, पूर्वी पठार के नाम से जिसे जाना जाता है। मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो 3 भागों में किया जाता है। एक तो हम मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जानते हैं, सतपुड़ा सरणी के नाम से, और पूर्वी पठार के रूप में जाना जाता है। मध्य उच्च प्रदेश जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है: मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। वहीं जो सतपुड़ा सरणी है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जब आप हम पश्चिमी से बात करेंगे ना, तो जब हम पश्चिम से बात करते हैं इसकी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो राजपीपला है ना। आप मैप में ऊपर देखते जाएं, यहाँ पर राजपीपला है यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो है महादेव श्रेणी है यहाँ पर, है ना, जहाँ पर मैकल को मैंने सर्कल किया है वहाँ पर। जबकि मैकल पर्वत कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है मैकल पर्वत, इस जगह पर ये एरो बना दिया है ये वाला। तो सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी जो है उसे राजपीपला कहा जाता है, मध्य श्रेणी को महादेव श्रेणी और पूर्वी श्रेणी को मैकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। पूर्वी पठार जो है उसे बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। अब हम एक एक करके इनको विस्तार से समझेंगे। इनकी जो अक्षांशीय और देशांतीय स्थिति है, अवस्थिति है, उसको हमें याद नहीं रखना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मध्य भारत का पठार की। जिसकी स्थिति है उसको याद रखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो क्षेत्रफल है उसको जरूर याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% मध्य भारत का पठार है। इस पठार का जो निर्माण है मुख्यतः विंध्यन शैल समूह के अपरदन से हुआ है। किससे? विंध्यन शैल समूह के अपरदन से तथा नदियों के निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है, मध्य भारत के पठार का।
संबंधित प्रमुख जिलों में नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी शामिल है। नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी शामिल है। जलवायु की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है विषम जलवायु है। कैसी है? विषम जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में अत्याधिक गर्मी देखने को मिलेगी आपको मध्य भारत के पठार में, और शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी। यहाँ की औसत वर्षा की बात करें तो लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है। कितनी कम ही होती है वर्षा, 50 से 75 सेंटीमीटर तक, अर्थात यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। वन कैसे हैं? शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खैर, बबूल, पलास आदि। वहीं मिट्टी जो है जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाती है। फसल, प्रमुख फसलें सरसों, ज्वार, तिल, गेहूं आदि हैं। और प्रमुख नदियों में चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, सीप आदि हैं। विशेष की बात करें तो मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। यह बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है। कैसा है? बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। तो एक बार दोबारा से इसका रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या देखा है अभी तक। देखो, मध्य भारत के पठार की बात कर रहे हैं हम, तो मध्य भारत के पठार का सबसे पहले हमने क्षेत्रफल देखा कि यह मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 10.7% है। इसका जो निर्माण है विंध्यन शैल समूह के अपरदन से और नदियों के निक्षेपों से हुआ है। इससे जो संबंधित जिले हैं कि मध्य भारत के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपको याद रखना है नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। अर्थात मध्य प्रदेश के जो उत्तर के जिले हैं ना, यहाँ के ये जो जिले हैं ना, ये इसमें शामिल हैं। जलवायु की बात की हमने तो देखा कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी होती है, जबकि शीत ऋतु में यहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है। वर्षा ऋतु, इस यहाँ पर लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अर्थात अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। वनों की बात करें तो यहाँ पर शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं और जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाती है। मृदा भी आपको याद रखनी है। मृदा से मध्य भारत के पठार को जो है सरसों की हांडी कहा जाता है और यह बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। अब हम मध्य उच्च भूमि के दूसरे पार्ट पर आते हैं, जिसे हम बुंदेलखंड के पठार के रूप में जानते हैं। स्थिति हमें देखनी नहीं है, तो हम आते हैं सीधे क्षेत्रफल पे। ये मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.7% है। संबंधित जिलों में कौन कौन से जिले हैं? दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना। वहीं जलवायु कैसी है? तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है बुंदेलखंड में भी। यहाँ पर वर्षा मध्य भारत पठार से थोड़ी सी अधिक होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो मिश्रित लाल पीली मिट्टी है। कैसी? मिश्रित लाल काली मिट्टी है यहाँ की मिट्टी। फसल की बात करें तो प्रमुख फसलें गेहूं, ज्वार और तिल हैं। कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं, ज्वार और तिल बुंदेलखंड की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात करें तो बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल और जामनी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। खनिज की बात करें, यहाँ पर हीरा प्रमुख खनिज है यहाँ का। कहाँ का? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, जो 1772 किलोमीटर है। कितनी है? 1772 मीटर में है, सॉरी किलोमीटर में नहीं है ना, 17 सॉरी माफ कीजिएगा, 1172 मीटर है ना, 1172 मीटर। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। तो बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है? बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र भी बुंदेलखंड पठार ही है। अब हम बात करते हैं मालवा के पठार की। स्थिति हमें इसकी भी नहीं देखनी है ना, क्योंकि स्थिति भौतिक विभाजन में हम स्थिति किसी की भी नहीं देखती है, ना ही वहां से प्रश्न आते हैं कभी। यह जो मालवा का पठार है, यह मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 28% है। दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। और संबंधित प्रमुख जिले में इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार और झाबुआ इसमें शामिल है। जलवायु कैसी है? तो समशीतोष्ण जलवायु है। कैसी जलवायु है? समशीतोष्ण जलवायु है। और वर्षा कैसी है? इस क्षेत्र में 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। कैसी होती है वर्षा? 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
वन जो है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और मिट्टी यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो मालवा के पठार में कौन सी कैसी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में। इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि सोयाबीन की फसल होगी, कपास और गेहूं तथा मूंगफली की फसल भी बहुत शानदार होती होगी। यहाँ पर जो नदियां प्रवाहित होती हैं उनमें चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी है ना। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है मालवा का पठार। इसे गेहूं की डलिया कहा जाता है। साथ ही कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मालवा के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिगार चोटी है। कौन सी है? सिगार चोटी है, 881 मीटर ऊंची है। वहीं एक और चोटी है मालवा पठार की, जाना पाव, और एक और है धजारी चोटी। इन तीनों चोटियों को आपको याद रखना है। और यह तीनों ही चोटियां इंदौर जिले में स्थित है। कौन कौन सी? मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार जो कि 881 मीटर है, जाना पाव चोटी जो कि 854 मीटर है, और धजारी चोटी जो कि 810 मीटर है। ये तीनों ही चोटियां इंदौर में स्थित हैं। मालवा की जलवायु को फाहान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। और ये कौन था? ये चीनी यात्री था। अब हम बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार की। तो स्थिति हमें देखनी नहीं है। क्षेत्रफल है इसका कितना? मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.36% है। और इसका निर्माण जो है वो विंध्यन शैल समूह के अपरदन से हुआ है। और प्रमुख संबंधित जिला जो है वो रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना और दमोह है। कौन कौन सा है? रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना और दमोह रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। और अब एक जो नए जिले बन गए हैं, सतना से अलग होके मैहर है ना, और साथ ही रीवा से अलग होके जो मऊगंज बना है वह भी रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है रीवा पन्ना के पठार में। और इस क्षेत्र में आपको मिश्रित मिट्टी देखने को मिलेगी। कैसी मिलेगी? मिश्रित मिट्टी देखने को मिलेगी। रीवा पन्ना के पठार में प्रवाहित होने वाली नदियों में टॉन्स, कैन, बीहड़, महाना, बिछिया शामिल हैं। यहाँ पर गेहूं, चावल और तिल की बेहतरीन फसल होती है। और चूना पत्थर व गेरू व हीरा यहाँ का प्रमुख खनिज है। विशेष की बात कर लेते हैं तो इसे विंध्यन, कगारी, स्कॉर्प लैंड भी कहा जाता है रीवा पन्ना के पठार को। और यहाँ पर जो गुडविल चोटी है, गुडविल चोटी, सद्भावना चोटी दमोह जिले में स्थित है। कहाँ पर है? दमोह जिले में स्थित है। 752 मीटर है। मध्य प्रदेश में जुबेरा गुम्बद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत ही आता है। तो एक तो आपको जबेरा गुम्बद याद रखना है जो कि दमोह जिले में है, और ये रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं नर्मदा घाटी की। इसका जो क्षेत्रफल है मालवा के पठार के बाद दूसरे नंबर पर है। दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है ये। कितना है? 26% है। इसका निर्माण जो है दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, साथ ही पूर्व में धारवाड़ और विंध्यनक्रम की चट्टानों से हुआ है। इसके अंतर्गत जबलपुर, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर और रायसेन जिले शामिल हैं। और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी साथ ही शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा तथा पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। इस स्थान पर वर्षा की बात करें तो 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और वर्षा की मात्रा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में नर्मदा तो मतलब नर्मदा की सहायक नदियां ही बहेंगी। तो तवाह, हिरन, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। वन कौन कौन से हैं? सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस आदि के वन मिलते हैं। और नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। फसल इसके पश्चिम में कपास व मूंगफली, मध्य क्षेत्र में गेहूं एवं पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। खनिज की बात करें तो चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी आदि। और विशेष की बात करें तो नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक हिस्सा है। अगर आपको पता है कि मध्य प्रदेश कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है नर्मदा घाटी को, तो आप 50 शब्दों में जरूर कमेंट, 40 शब्दों में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना।
अब निश्चित रूप से आपको बताएगी। इससे क्या होगा, आप अगर छोटे छोटे टॉपिक इस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको आंसर राइटिंग में तो मदद मिलेगी ही, है ना, साथ ही में मुख्य परीक्षा में निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी की। तो ये थोड़ी सी बिलर हो गई है पीडीएफ बनाते समय, है ना, तो आपको थोड़ा सा हम बताते जाएंगे, आप सुनते बस जाइएगा। पश्चिमी श्रेणी जो है, जिसे राजपीपला कहते हैं, इसका विस्तार जो है वो गुजरात और मध्य प्रदेश में है। महादेव श्रेणी का विस्तार, जिसे मध्य श्रेणी कहते हैं, इसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। वहीं जो पूर्वी श्रेणी है मैकल श्रेणी, उसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 11% है नर्मदा, ये सॉरी, सतपुड़ा क्षेत्र। और यहाँ की जो जलवायु है, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है और यहाँ पर 75 सेंटीमीटर और पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ ताप्ती, बैनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, बरधा, बामनथड़ी हैं। इस क्षेत्र में छिछली, काली एवं लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं पूर्वी पठार या बघेलखंड पठार की। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 7% है और आद्य महाकल्प आद्य महाकल्प के शैल समूह से इसका निर्माण हुआ है। सिंगरौली, सीधी, रीवा और शहडोल पूर्वी पठार या बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। वर्षा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है पूर्वी पठार या बंगाल बघेलखंड का पठार क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नदियों की बात करें तो सोन, जोहिला, बनास, गोपद आदि प्रमुख नदियां हैं। लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र में इनको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि कौन कौन सी फसल उत्पादक कहाँ होता है। तो बघेलखंड की पठार में आपको चावल की प्रमुख फसल मिलेगी और मालवा के पठार में सोयाबीन और गेहूं, साथ ही मूंगफली और कपास। सतपुड़ा का पठार में मक्का होता है और मध्य भारत का पठार में सरसों। बुंदेलखंड के पठार में तिल होता है और नर्मदा घाटी में गेहूं, गन्ना और दाल होती है। अब हम प्राकृतिक विभाजन को एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद साथ ही ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने मालवा के पठार की बात की थी। हमने देखा था कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 28% है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। यहाँ पर जो हमने मिट्टी की अधिकता देखी कि काली मिट्टी मालवा के पठार में मिलती है और सोयाबीन यहाँ की प्रमुख फसल है। प्रमुख नदियों में चंबल, माही, छिप्रा, पार्वती यहाँ पर बहती हैं और मालवा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? सिगार चोटी है। उसके बाद हमने मध्य भारत का पठार देखा। तो मध्य भारत के पठार का जो क्षेत्रफल है 10.68% है और यहाँ पर जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ कछारी। और सरसों की फसल यहाँ की प्रमुख फसल है मध्य भारत के पठार की। मध्य भारत के पठार से प्रवाहित होने वाली नदियों में चंबल, सीप और सिंध है। यहाँ पर इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो ये 7.7% है और यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है जिसमें गेहूं और तिल की फसल की जाती है। कैन, बेतवा और जामनी बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियां हैं। और बुंदेलखंड पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिद्ध बाबा की चोटी है। कहाँ पर है सिद्ध बाबा की चोटी? आप कमेंट करके बताइएगा। रीवा पन्ना का पठार जो कि 10.36% है, यहाँ पर मिश्रित मिट्टी मिलती है। गेहूं और चावल प्रमुख फसल है और कैन और टौंस यहाँ की नदियां हैं। जवेरा गुम्बद दमोह जिले रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत ही आता है। तो जवेरा गुम्बद कहाँ पर है? ये दमोह जिले में है। नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात करें तो ये 26% है क्षेत्रफल इसका। जलोढ़ गहरी काली मिट्टी यहाँ पर मिलती है। गेहूं, दलहन और गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। नर्मदा और तवा यहाँ की नदियां हैं। साथ ही ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक स्थल है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये 11% है और लेटेराइट, छिछली काली मिट्टी यहाँ पर मिलती है। मक्का यहाँ की प्रमुख फसल है और दूधी, देनवा और शक्कर यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत में ही स्थित है। बघेलखंड की बात करें तो 7%, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7% है बघेलखंड और लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है।
फसल की बात करें तो चावल की फसल यहाँ की प्रमुख फसल है और सोन बीहड़ नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं। साथ ही मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक क्षेत्र है बघेलखंड का पठार। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।